नमस्कार दोस्तों, भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णमाला कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। मैंने वर्णमाला के बारे में टोटली सारी चीज़ें कल की वीडियो में बता दी थी, पहले वीडियो में। और लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, कि उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो मैंने फिर से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है और एक बार थोड़ा-सा आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ। स्वर कितने होते हैं, कौन-कौन से होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। आप देखिए, स्वर हमने बताया था 11 होते हैं। आप देखिए, पहले से लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। स्वर कितने होते हैं और उसमें आपको क्वेश्चन में छाँटने के लिए भी दे देता है कि कौन से स्वर हैं। स्वर क्या है उसमें अलग-अलग वर्ण दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें स्वर कौन-सा है। तो आपको स्वर आना चाहिए। आप देखिए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके स्वर हुए, 11 स्वर हुए, ठीक है? व्यंजन। अब व्यंजन में अब देखिए मैंने लिखा हुआ है, क से लेकर के ये म है और य, र, ल, व और श, श, स, ह। अब देखिए मैंने यहाँ पर व्यंजन 33 लिखा है, ये व्यंजन 33 लिखा है। इसका मतलब है कि 33 व्यंजन होते हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि 52 वर्ण होते हैं। तो देखिए, वर्णमाला में ये 52 वर्ण होते ही हैं। मैं आपको बताऊँगा कितने कहाँ-कहाँ वर्णमाला में कौन-कौन से 52 वर्ण मिला कर के कौन-कौन से वर्ण हो गए हैं 52। तो पहले आप ये देख लीजिए कि स्वर हमारे 11 ये हो गए, व्यंजन हमारे हो गए 33। अब देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको पहले वाले को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हमने बताया था। इसको बोला ही जाता है, पूरी तरह पूरा ना बोल करके लोग बोल देंगे कि प वर्ग। आपको पता होना चाहिए कि प वर्ग में कौन-कौन सा आता है, वर्ण कौन-कौन सा आता है। तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म 5-5 होते हैं। यानी कि अब देखिए, ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक मिला करके 25 हो गए। ये जोड़िए 5, 10, 15, 20, 25, ये टोटल मिला करके 25 वर्ण ये हो गए। य, र, ल, व ये आपके 4 वर्ण हो गए, ठीक है? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? लिख देता हूँ यहाँ पे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है? ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर ये बड़ा स, श, श, स, ह ये भी 4 हैं। ये अब इनको क्या बोलते हैं? आप पिछले वीडियो में देखा होगा, आपको पता होगा कि इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये हमारा ऊष्म व्यंजन हुआ, ऊष्म व्यंजन। अब आप देखिए 25 ये हो गए टोटल। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? ये हमारे जो 25 व्यंजन ये हैं, इनको क्या बोलते हैं? जैसे इनको अंतस्थ व्यंजन बोल दिए, इनको हम ऊष्म व्यंजन बोले, तो इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है? ये स्पर्श व्यंजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। यानी कि 25, 4, 29 और 4, 33। अब जोड़िए, यहाँ पर कितना हुआ? 25, 4 और 4 जोड़िए, 33 हुआ कि नहीं हुआ? तो कितने व्यंजन हमारे? 33 व्यंजन हुए और स्वर हमारे 11 हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप किताबें पढ़े होंगे, बहुत सारी किताबें, प्रमाणिक किताबें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, तो सब में यही सारी चीज़ें बताई गई, आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, चाहे रट के याद करिए, चाहे समझ के याद करिए, आप ही को याद करना है, तो ज़रूर याद करें आप। ये हमारा स्वर और व्यंजन, इसको आप एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं आगे। देखिए, इसमें और चीज़ जब मैंने ये लिखी है, तो इसे मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसी में से आप लोगों ने नाम सुना होगा,
अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये 4 चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। तो मैं इसी से बता देता हूँ कि इसमें से अल्प प्राण कौन-कौन से होते हैं, महाप्राण कौन-कौन से होते हैं और इन्हीं में से घोष और अघोष कौन-कौन सा होता है। ठीक है? आप इसे ध्यान दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके कलीग होंगे, दोस्त होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उन्हें आप अब देखिए भाषा ज्ञान दर्पण हमारा यूट्यूब चैनल है, उन्हें आप इस चैनल को शेयर करिए। अगर उन्हें नहीं पता है तो आप शेयर कर दीजिए ताकि वो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें अपने मोबाइल में। और उन्हें अगर हिंदी पढ़ना है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें हिंदी पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल से वो हिंदी पढ़ सकते हैं और सारी प्रामाणिकता के साथ आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी और एक भी चीज़ गलत नहीं होगा। जितने भी कंपटीशन में आए होंगे क्वेश्चन, वो सब हम लास्ट में कराएँगे। आप लोग भी क्वेश्चन करिएगा, कमेंट में क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसे यहाँ पर आप लोगों को कमेंट पढ़ करके वो क्वेश्चन का हल निकाल के दिखाऊँगा आपको। ठीक है? तो अब देखिए, इसको नोट करिए। अघोष, देखिए हम क्या करते हैं, अघोष पता करते हैं। अघोष, ठीक है? अघोष होता है और सघोष होता है। अघोष क्या होता है? देखिए, इसमें हम कह सकते हैं, आप नोट करिए। जैसे देखिए, हमारी जितने भी वर्ण हैं, ध्वनि निकल रही है, अक्षर निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, हमारे श्वास से होकर के निकल रहे हैं और अंदर हमारे फेफड़े से होते हुए क्या हो रहा है, अंदर हमारे घर्षण हो रहा है, तो जिसमें नाद बन जाता है। नाद मतलब क्या होता है? आवाज़। ठीक है? तो श्वास और नाद ये 2 चीज़ होती है। तो ये अघोष हो गया, यानी कि जिस वर्णों को उच्चारण करते अघोष में हम देखते हैं कि जिस वर्णों को उच्चारित करते समय हमें श्वास की ज़रूरत पड़ती है, उसे अघोष कहते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं परिभाषा इसका, श्वास की ज़रूरत। ठीक है? श्वास की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है? देखिए, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके, याद करके निकल जाना है। आपको नौकरी ले लेनी है, तो बहुत सारे परिभाषा के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि उसको कहते क्या हैं, उसको कौन क्या-क्या मिल कर के बना है, ये सारी चीज़ें आपको। यानी अघोष का मतलब होता है जिसमें श्वास की आवश्यकता होती है। ठीक है? आप इसे नोट कर लें। आप एक चीज़ और देखें, इसमें अघोष श्वास की आवश्यकता होती है। ठीक है? अब देखिए, इसी में आपको बताता हूँ कि अघोष क्या है, इसमें अघोष क्या है। देखिए, जो आपके वर्ग है ना, ये पाँचों वर्ग, ये इन पाँचों वर्ग के देखिए, ये क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ। 5 अक्षर हैं, 5 वर्ण हैं, इसी में भी 5, 5, 5 करके यानी कि पाँचों वर्गों में आपके जो पहले और दूसरे, ये आप देखिए, इन पाँचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, वो अघोष होता है। ठीक है? ध्यान रखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अघोष पे यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ कि जो अघोष में क्या है, इसमें वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है? पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष में आता है। प्लस प्लस आप ये ऊष्म व्यंजन देख रहे हैं, श, 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 ये तीनों ही हमारे, तो ये हमारा हो गया श, श और स, ये हमारा तीनों हो गया। ठीक है? यानी कि यहाँ से कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए, 10 ये हो गए और प्लस 3 ये हो गए, यानी कि हमारा 13। अघोष की संख्या कितनी होती है, ये अघोष की संख्या 13 होती है। आप इसे नोट करें। आप ध्यान रखिए, अघोष का मतलब होता है कि जो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमें श्वास की ज़रूरत पड़े, उसे अघोष कहते हैं। ठीक है? तो अघोष में कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो ये जो लिखा हुआ है,
इसमें आपका पहला दूसरा, दूसरे में भी पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा और पहला दूसरा, ये हमारा अघोष हो गया। ध्यान रखिएगा, ये अघोष हो गया और प्लस उष्म व्यंजन का ये श, श और स, 3 यानी कि 10 और 3 13, हमारा टोटल 13। हमारे अघोष की संख्या कितनी है? 13। आप ध्यान रखिएगा, अघोष की संख्या 13 है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। घोष, इसी को सघोष भी बोलते हैं, सघोष। देखिए, अब जैसे इसका अघोष कितनी थी? 13, तो इसका उल्टा सीधा सीधा, यानी कि सघोष की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। ये अब कौन कौन सी 31 है मैं आपको बताता हूँ। अघोष हमारा 13 हो गया और घोष हमारा कितना हुआ? 31 हो गया। अब देखिए, इसमें श्वास की आवश्यकता पड़ती थी, अब इसमें क्या है? इसमें नाद की आवश्यकता पड़ती है, नाद की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इसमें श्वास की जरूरत थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें श्वास की जरूरत थी और इसमें नाद की जरूरत है। आप ये परिभाषा भी नोट करते जाइए। इसमें क्या है? अघोष आपने समझ गया कि ये हमारे वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर को, वर्ण को हम घोष कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष हो गया, प्लस अश्म व्यंजन हमारा श, श, स, ये हमारा अघोष में आ गया। अब घोष क्या हुआ? देखिए, इसमें जितने भी बचे हुए इस वाले में, इस स्पर्श व्यंजन में, ये क वर्ग जो पांचों वर्ग हैं, इसमें जितने भी बचे हुए हैं ये हमारे टोटल घोष में आ गए, ठीक है। इसका उल्टा, यानी कि ये हमारे हो गए अघोष और ये हमारे हो गए घोष, ठीक है। तो आप सोचिए, अब देखिए, अब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितने हैं? 15। आपको पता होगा 15 है, ठीक है। ये हमारे तीसरे चौथे पांचवें, इन वर्गों का जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, इनका तीसरा चौथा पांचवा हमारा घोष में आ गया, यानी 15 ये हो गया। प्लस आप देखिए, अंतस्थ व्यंजन ये हमारे टोटल य, र, ल, व, ये हमारे इसमें घोष में आ गए, यानी कि 4 ये हो गए, ठीक है। और स्वर, अब देखिए, जितने भी स्वर हैं 11, ये भी हमारे घोष में आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसी में से आपको छांटना पड़ता है घोष अघोष। अब ध्यान दीजिए, अघोष को पहले ध्यान दीजिए कि अघोष 13 होते हैं, जो हर वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर होता है। इसके बाद उष्म व्यंजन श, 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 ये हमारा अघोष में हो गया, ठीक है। इसके बाद घोष क्या होता है कि इनको छोड़ दीजिए और ये पूरे तीसरे चौथे पांचवें वर्ण जो भी आते हैं, 15 ये हो गए और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, 4 ये हो गए और प्लस स्वर, जितने भी स्वर हैं 11, ये हमारे घोष में आ गए। यानी अब जोड़िए, 15 ये हो गया, 4 ये हो गया और 11 ये हो गया, ठीक है। अब जोड़िए इसको, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है, देखिए, हाँ, इसमें जो अनुष्टुप व्यंजन में जो ये हमारा ह बचा था, ये भी हमारा जुड़ जाएगा इसमें एक, ये भी हमारा उष्म, ये घोष में ही आ गया है, ठीक है। ये आप जोड़िए, ये हम जोड़ देते हैं, 5 4 9 1 10 11, 1 1 2 1 3 31। देखिए, हुए कि नहीं? टोटल 31 हो गया घोष, यानी कि ये हमारे तीसरा चौथा पांचवा मिलाकर के 15 हो गए। इसके बाद य, र, ल, व, 4 ये हो गए। इसके बाद इसमें से ह बचा, वो हो गया और इसके बाद पूरे जो स्वर हैं वो टोटल हमारे घोष में आ गए। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट आपको पहले पता नहीं होगा, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ घुस गया होगा कि हाँ, ऐसे घोष अघोष को हम पता करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो घोष होता है, इसमें सारे स्वर हमारे घोष होते हैं। ऐसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि सभी स्वर जो 11 हैं, सभी स्वर हमारे घोष होते हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा कि सभी स्वर घोष हैं या अघोष हैं, तो आप लिखिएगा कि सभी स्वर हमारे घोष हैं, ठीक है।
अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैंने जो बताया आपको नोट कर लीजिए। इस अल्प प्राण शब्द से ही आपको पता चलता है, प्राण का मतलब क्या होता है? वायु, ठीक है, श्वास, इसको प्राण बोलते हैं हिंदी में। आप पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हिंदी पढ़े होंगे तो, कि प्राण का मतलब ही वायु होता है, श्वास होता है। जब श्वास चलती रहेगी तो प्राण है, प्राण श्वास नहीं चलेगी तो प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण यानी कि प्राण यानी श्वास की कम आवश्यकता पड़े, कम अल्प आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो ये अल्प प्राण में आते हैं। तो अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं? देखिए, जितने भी स्वर हैं आपके, ये यहाँ से लेकर के ये पूरे 11 ये स्वर, ठीक है, स्वर, आपके जितने भी स्वर हैं ये आपके अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये स्वर और प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। अल्प प्राण में क्या आते हैं? जितने भी हमारे स्वर हैं, हमने ऐसे लिख लिख दिया कि आपको स्वर यहाँ पर लिख लेंगे कि स्वर और प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद स्वर और प्लस अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद अब इसमें अब बताइए कि कहाँ कहाँ अल्प प्राण कौन कौन सा होगा। देखिए, इसमें आता है प्लस यहाँ पर करके, देखिए जो ये वर्ग हैं इसके, ये 1, 3 और 5 यानी कि विषम संख्या, वो अल्प प्राण में आती है। यानी कि वर्गों के वर्गों के विषम, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर 1, 3 और 5। ये जो संख्या है, यानी कि जो ये है पहला 1, ये है 3 और ये है 5, ठीक है, ये हमारे अल्प प्राण में आएंगे। स्वर, पूरे स्वर अल्प प्राण में आता है। अंतःस्थ व्यंजन हमारा अल्प प्राण में आता है। इसके बाद जो वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन, इसका पहला, तीसरा और पांचवा नंबर का जो वर्ण होता है वो हमारा अल्प प्राण में आते हैं। इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत ही कठिन टॉपिक है। और चीज़ें तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अल्प प्राण महाप्राण पूछ देता है, घोष सघोष पूछ देगा, हम भूल जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अल्प प्राण में हमारा विषम नंबर आता है, ठीक है। आप जैसे भी याद करना चाहें रट लें, समझदारी से, या कुछ भी ऐसे ट्रिक लगा लें, समझ के जरूर याद करें इसको। तो अल्प प्राण में वैसे लिख लीजिए कि पूरे स्वर, अंतस्थ व्यंजन और हर वर्ग के पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण में आता है। लिख लीजिए, ये महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण। जब एक चीज आपको याद हो जाएगा तो दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अल्प प्राण में आपने देख लिया कि ये टोटल, ये स्वर हमारे हो गए, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और प्लस ये हो गया। इसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं वो हमारा कहाँ है? महाप्राण में आ जाती हैं। यानी कि दूसरा और चौथा नंबर, यानी इस वर्ग का, ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा नंबर जो ये है नि, ख, छ, ठ, थ, फ और चौथा घ, झ, ढ, ध, भ, ये हमारा महाप्राण में आएगा, ठीक है। इसका दूसरा दूसरा नंबर और चौथा नंबर ये आपके महाप्राण आएंगे। प्लस आपको ये जो देखिए अंतस्थ व्यंजन तो हमारा ऑटोमेटिक महा अल्प प्राण में आ गया, ये उष्म व्यंजन जो बचता है वो भी हमारा महाप्राण में आ जाएगा। जितने भी शेष व्यंजन बचे वो हमारा महाप्राण में आता है। तो क्या है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन आप नोट कर लीजिए। इसे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट करना चाहें नोट कर लें, लेकिन अपने हिसाब से आप नोट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि मैं तो जो बता रहा हूँ वो मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको कैसे याद करेंगे, लिखेंगे कैसे, वो अपने तरीके से नोटबुक में लिखिएगा।
ताकि हमेशा याद रहे ये चीज़। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँगा, मैंने आपको क्या-क्या बता दिया, स्वर बता दिया, प्लस व्यंजन बता दिया, प्लस आपको अल्प प्राण बता दिया, प्लस महाप्राण बता दिया, प्लस घोष बता दिया और इसके बाद अघोष बता दिया। ये चीज़ें आपको एकदम रट जानी चाहिए। ठीक है? देखिए स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीज़ें वर्णमाला के अंतर्गत आती हैं। और भी चीज़ें आती हैं, उसको भी मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं छोटे-छोटे पार्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप देख लें 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट की वीडियो आराम से। इसके बाद नोट्स बनाएँ, उसको रिवीजन करें, फिर अगले वीडियो मैं खुद बनाऊँगा, जिससे पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारा पार्ट 2 था, ठीक है? आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। पहला पार्ट 1 था वीडियो पिछला वाला, और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है? ये चीज़ आप इसे नोट कर लें। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। आज हमने 6 टॉपिक बता दिए, जो कि बहुत ही कठिन मानी जाती है। कठिन क्या है? उसको लोग पढ़ते नहीं हैं और भूल जाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण में भूल जाएँगे, घोष अघोष में भूल जाएँगे, बस हो गया। जल्दबाजी में टिक करके गलत आ जाएँगे, कहेंगे कि सर हम तो दिमागी काम नहीं किया जब पेपर मिला तो। इस टाइप के लोग बात करते हैं, तो वैसे बात नहीं करनी है। देखिए अब देखिए वर्ण क्या होता है? वर्ण, ठीक है? वर्ण क्या है? वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं, वर्ण को ही ध्वनि भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं, इसको हम ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है? और देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है कंपटीशन में, जो जो टीजीटी में भी पूछ चुका है और केवीएस में भी पूछ चुका है। ये वर्ण के बारे में कैसे पूछता है? देखिए इसको कैसे लिखते हैं? अगर हम जानें तो लिख सकते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है? वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए ये भाषा की लघुत्तम इकाई हमारी वर्ण है, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखिए सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? ये सबसे छोटी इकाई यहाँ पूछ दिया और लघुत्तम इकाई यहाँ पूछ दिया, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे छोटा, ठीक है? वर्ण के केस में मैं वर्ण बता रहा हूँ, आपको ध्वनि भी बताऊँगा, शब्द भी बताऊँगा, वर्ण और शब्द, ठीक है? तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। यहाँ पर ये भी है, जैसे यहाँ पर नोट्स बना करके 1, 2, 3 करके लिख लीजिए कि वर्ण स्वतंत्र होते हैं, वर्ण स्वतंत्र होते हैं। ये किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र ही होते हैं। जैसे जैसे अगर हम मान लीजिए क लिखते हैं, मान लीजिए हम क पकड़ते हैं, ये वर्ण नहीं हुआ, ठीक है? वर्ण तो है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ क्या मिला है? देखिए ये आधा क है, हलंत और प्लस अ, ये मिला है, तब जाकर के ये वाला क बना है ये, तब ये वाला क बना है। ये हमारा जो वर्ड हम बोलेंगे इसको बोलेंगे, ये है। क के बाद हलंत, क के नीचे हलंत करते हैं तो आधा क माना जाता है। ये स्वतंत्र है। इसके बाद इसे हम तोड़ नहीं पाएँगे, खंडन नहीं कर पाएँगे कि इससे भी छोटा हम बना दें, नहीं। क को हमने बना दिया। अब जैसे ख है, ये ख है,
तो क्या करेंगे, ये ख तो होगा लेकिन आधा होगा और प्लस अ है, ठीक है। तो हमारा वर्ण क्या हुआ, ये हुआ। तो क्या हुआ, वर्ण स्वतंत्र होते हैं, ये वर्ण स्वतंत्र होते हैं, तो हमारा ये वर्ण हुआ, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वर्ण बार बार आते हैं इसलिए वर्ण आदमी करता है, लेकिन बीच बीच में ध्वनि भी पूछ देता है। इसको देखिए अक्षर भी बोलते हैं, हमने बताया ना कि अक्षर भी बोलते हैं, ध्वनि भी बोलता है, और इसको ध्वनि चिन्ह भी बोल देता है कभी कभी, ध्वनि चिन्ह। तो ये शब्द हैं जो एक ही चीज को संकेत करते हैं, वर्ण को, चाहे अक्षर बोले, ध्वनि बोले, ध्वनि चिन्ह बोले, इसी वर्ण को ही संकेत करता है। और इसको कहते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या वर्ण स्वतंत्र होते हैं। हमने बता दिया कि अगर क लिख रहा है तो क में क आधा हलंत, ये हलंत रहेगा तो आधा क प्लस अ ख है, तो उसे और भी वर्णों को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए। यही हमारी मूल ध्वनि भी होती है, मूल वर्ण होता है, क्योंकि सबसे अब उससे नीचे अब उसका खंडन हो ही नहीं पाएगा, उसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, तो हमारा मूल हो गया वो, मुख्य रूप से मूल हो गया, वही जड़ हो गया, ठीक है। तो हमको मूल भी बोल देते हैं। तो इसे आप नोट करिए, फिर हम शब्द बताते हैं आपको। आप देखिए, यह शब्द क्या है, वर्ण तो हो गया जिसको अक्षर ध्वनि ध्वनि चिन्ह बोलते हैं, यानी उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, उसके उसको खंडन ही नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र होता है। लेकिन शब्द क्या है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब ये एक तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्णों के मेल से, ठीक है, मतलब मिलेगा। जैसे अगर हम कमल लिखें तो कमल में देखिए, जैसे अगर हम कमल लिखते हैं, ये एक ही में है, ये शब्द हो गया, लेकिन इसमें कितने वर्ण मिले हैं, क मिला है प्लस म मिला है प्लस ल मिला है, तो हमारे कितने वर्ण हो गया, एक, दो, तीन। तो इन तीनों वर्णों के मिलने से ही हमारा एक कमल बना, इसलिए हमारा एक कमल शब्द हो गया, ठीक है। ये शब्द हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें करीब 3-4 क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें पूछा कैसे है क्वेश्चन, ये पीआरटी में इसमें पीजीटी में पूछा था कि देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, लेकिन यहीं पर उसने जोड़ दिया फंसाने के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करके आ गए। यहाँ पर कैसे लिखा कि लघुत्तम भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। अब देखिए यहाँ पर सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, सार्थक इकाई, ये यहाँ पे हम कह देते हैं, यहाँ पे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भाषा की लघुत्तम इकाई, और यहाँ पर भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, ये जो सार्थक शब्द जोड़ दिया है ना, यहीं पर कंफ्यूज हो गए लोग। और वो आयोग का पूछने का मतलब ही यही था कि अगर हम यहाँ, क्योंकि लघुत्तम लोग पढ़ते हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण है, लेकिन वहीं पर लघुत्तम सार्थक इकाई पूछ दिया, वहीं पर ये क्या हो गया, शब्द हो गया, ठीक है। इसको शब्द को माना, वहां पर वर्ण भी दिया था ऑप्शन में, शब्द भी दिया था, तो आयोग ने शब्द को ही सही माना। तो क्वेश्चन आप याद रखिए, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है, इसे आप नोट करते जाइए स्टार बना के, जैसे भी। उसी तरह से एक और पूछ दिया था कि भाषा की
की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई भी हमारी क्या होती है, शब्द होता है। ठीक है, इसको केवीएस में पूछा था, समझ लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये ये इसको टीजीटी में पूछा था और इसको ये इसने केवीएस में पूछ दिया था। अब देख लीजिए, टीजीटी और केवीएस में पूछा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, लोग गलत कर गए। ठीक है, ये आपके दूसरा है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द और भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र भी बना दिया और सार्थक भी बना दिया, तो यहाँ पर शब्द इसका आंसर रहेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आशा करता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े होंगे, जानकारी आप लोगों को अच्छा मिला होगा। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और तो ज़रूर हमारे जो भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल है, इसे लोगों तक पहुँचाएँ और इसके लिए आप लोगों को जो अपने लोग जानते हैं उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। वो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर वो वर्णमाला को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे पढ़ने के बाद आप लोगों को फिर वर्णमाला हो चाहे हिंदी की कोई भी टॉपिक हो, आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जितनी भी प्रमाणिक किताबें हैं मैं उनसे मिला करके आप लोगों को बताता हूँ, पढ़ा करके, कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। तो छोटी-छोटी बारीकी को भी मैं ध्यान देता हूँ, तो इसलिए आप ज़रूर इस भाषा ज्ञान भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।